गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो होता है ये सिंपल जो स्टैटिक और पॉइंट चार्ज के लिए है। कूलम्स के अनुसार जो है कि दो जो पॉइंट चार्ज होते हैं, सपोज Q1 है, Q2 स्टैटिक है। सपोज इनके बीच डिस्टेंस R है, तो इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। सिंपल इसको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो लेट पॉइंट ए में प्लस Q1 चार्ज है और ये पॉइंट B है, यहाँ प्लस Q2 पॉइंट चार्ज है। रेफरेंस ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही वेक्टर बन जाएगा, R1 है। सपोज ये डिस्टेंस R2 है, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब जो Q1 है, Q2 में क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा? जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है या तो टूवर्ड्स Q1 होगा या अवे फ्रॉम Q1 होगा। मतलब Q2 को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो फोर्स Q2 में फोर्स क्या हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? Q2 में फोर्स क्या होगा? F2। Q1 में फोर्स क्या होगा? F1। तो Q2 की कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, तो F21 वेक्टर फॉर्म में। और लाइन जॉइनिंग में अवे फ्रॉम Q1 रहेगा क्योंकि ये रिपल कर रहा है। ठीक है, दैट इज वेक्टर F21। और ये F21 कितना होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंगे हम लोग, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं R21। F21 है तो डिस्टेंस भी लेंगे R21 वेक्टर फॉर्म में। तो सिर्फ मॉड ले लेते हैं यहाँ R21 स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? R21 स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो सपोज इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर हो गया R21 कैप। तो दैट इज R कैप R21 कैप। ये डायरेक्शन बता रहा है, किधर बता रहा है? F21 की तरफ। ये R21 डायरेक्शन बता रहा है, रिपल कर रहा है करके। मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो ये तो मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। व्हाट इज R21? R21 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हमेशा किधर होता है? फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है। फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज R2 माइनस R1। डायरेक्शन कहां से होगा? फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। दिस इज अ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से R21 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको क्या कहेंगे? किसमें फोर्स लग रहा है? Q1 में, तो इसको कहेंगे F1। कौन लगा रहा है? Q2, तो F12। दिस इज अ वेक्टर F1 टू। वेक्टर फॉर्म में, इसी फॉर्म में आप एग्जाम में भी इसी फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे CBSE में। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए वेक्टर F12 का।
1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको देखेंगे हम, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड लेना है Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस F12 है तो डिस्टेंस भी R12 लेंगे, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस स्क्वायर। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दिखाएगा, यूनिट वेक्टर R12 कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? R12 कैप। मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, ठीक है। R12 कैसे निकाल सकते हैं? वेक्टर R12 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, मींस फाइनल, ये फाइनल होता है, डायरेक्शन हमेशा इसका ऐसा होता है 2 to 1। कहां से जा रहे हैं अपनी? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, 2 to 1, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो दैट इज R1 माइनस R, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर। और ये जो कूलम्स लॉ होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी प्रूफ करता है, मींस जितना ये एक्शन लगाएगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा, मींस एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21। इक्वल हो सकता है यदि हम डायरेक्शन को क्या कर दें? अपोजिट कर दें, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन माइनस दिखाएगा, मींस ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जनरली इस फॉर्म में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में आप डिराइव कर लेंगे लेकिन न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। किसका? वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी होती है। और एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिखाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो जो फोर्स है, कूलम फोर्स है, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज यदि आप बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिस्टेंस का इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, मींस डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। और फिर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा उतने तेजी से फोर्स जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि इन दोनों चार्ज के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, इन दोनों चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो ये डाइलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। मींस फोर्स कम कब होगा? जब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? वीक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करता है? कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट में एक में मैं पॉजिटिव चार्ज दिया और इसमें है सपोज निगेटिव चार्ज, तो ये प्लस और माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अंदर। और इसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मींस क्या होता है?
इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन इंसुलेटर में एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में इन सभी क्लाउड्स, ये जितने ऑर्बिट्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पर होगा। तो जितना इस पॉइंट पर जितना पॉजिटिव, हम यह सपोज करेंगे कि जितना भी चार्ज होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो भी इसी पॉइंट पर है और जितना निगेटिव चार्ज है वो भी इसी पॉइंट पर है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, न्यूट्रल है। ये पॉइंट न्यूट्रल है, मतलब ये एटम न्यूट्रल है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक ही होता है, चार्ज पे फोर्स लगाना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन किधर शिफ्ट होना चाहेगा, निगेटिव की तरफ। तो प्रोटॉन में तो मास थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो जो क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट होने के कारण दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने से, सॉरी, सेंटर ऑफ मास चेंज होने से चार्ज का क्या हो गया, थोड़ा सेपरेशन हो गया, -q एंड +q। तो इसमें जितने भी जो एटम्स होते हैं इनमें चार्ज का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जितने भी एटम्स हैं इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे तो फिर से जो क्लाउड्स है अपने फिर से इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे पड़ेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल अभी भी है लेकिन चार्ज का थोड़ा सेपरेशन हो गया, डायपोल आ गया इसमें, आगे पढ़ेंगे आप, डायपोल आ गया इसमें। तो ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अंदर का तो चलो एक लाइन यदि हम ऐसा खींच दें तो जितना प्लस माइनस ये पेयर बन रहा है, तो ये इनके इफेक्ट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब एक साइड बच गया माइनस, एक साइड बच गया प्लस, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस, और एक्सटर्नल का कहां है, फ्रॉम प्लस टू माइनस। ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मींस डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, वीक कर देगा, और इंटेंसिटी कम होगी, इसी कारण फोर्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को हम लोग रखते क्यों हैं कि ये जो अलाइनमेंट होता है, ये जो अलाइनमेंट हो रहा है माइनस और प्लस, जो डायपोल जो बन रहा है, तो ये पोटेंशियल जो वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन कर रही है इस पे, उस वर्क डन को एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को ना स्टोर करता है, इसीलिए हम उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है। कैपेसिटर के बीच में भी डालते हैं हम लोग पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ताकि पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सके, वो स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये रोल होता है। इसमें यदि न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व, अच्छा इसमें कुछ देख लेते हैं। फॉर वैक्यूम, यदि मीडियम एयर या वैक्यूम हुआ, उस स्थिति में एप्सिलॉन आर को 1 मानना है। मींस फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको R कैप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, इसी का यूनिट वेक्टर बना दीजिए। तो ये वेक्टर फॉर्म 1/ε0 जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। ε0 की वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी 8.854 × 10⁻12 होता है कुछ, तो लेकिन ये एक याद करिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन का आप यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन का यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन को यहां भेज दीजिए, फोर्स को नीचे ले आइए।
तो यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के यहाँ पे ये फोर्स Q इंटू क्यू, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है तो मीटर पर मीटर स्क्वायर और पर न्यूटन, ये हो गया आपका यूनिट हो गया। ठीक है, कोई कंडक्टर है तो उसका कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल और देख लेते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स यदि मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज हैं, दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4 और भी चार्ज है, सब चार्ज एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि इस Q1 में कितना टोटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कूलम्स लॉ अप्लाई करने से पहले तो ये मानना पड़ेगा कि सभी चार्ज स्टैटिक रहें। ठीक है, और दूसरा ये होगा कि जब दो चार्ज के बीच में आप फोर्स लगाएंगे तो बाकी चार्ज के इफेक्ट को हमको नेग्लेक्ट करना है, नहीं तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सपोज पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि Q1 में Q2 फोर्स लगा रहा है, तो दैट इज रिपेल करेगा। यदि फोर्स F1 1 में लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, F1 2। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस यदि पता है तो। Q3 फोर्स लगा रहे हैं, Q3 ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट, प्लस है माइनस है तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ F1 3। Q4 भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, F1। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये चार्ज की टेंडेंसी किधर है जाने की, ये प्लस है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल अवे जाएगा, तो ये डायरेक्शन फोर्स का हो गया। प्लस अब इधर कहां जाना चाहता है, माइनस की तरफ, प्लस कहां जाना चाहता है, माइनस की तरफ, अट्रैक्ट होगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स जो होगा, दैट इज द नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस 10 और भी जितने भी यदि चार्ज है तो उनका आप वेक्टर एडिशन करना है। कौन सा एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। और जनरली इसको न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे आप, न्यूमेरिकल आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सभी जितने भी वेक्टर्स उनको क्या कर लेना है, आपको रिजॉल्व कर लेना है, सबको रिजॉल्व कर लेना है। एक्स और वाई एक्सिस में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए और फिर आप आसानी से उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाता है। तो इसमें जैसे डिस्टेंस का है, जैसे कुछ जैसे न्यूमेरिकल होते हैं 1 अपॉन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए कि चार्ज कांस्टेंट है किसी न्यूमेरिकल में और सिर्फ डिस्टेंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इतना पूरा फार्मूला लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उस समय डायरेक्ट फार्मूला ले लेना है आपको, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इसको आप ब्रेक करेंगे, इनवर्स है, इक्वल फॉर्म में लिखेंगे रेशियो में, तो F1 अपॉन F2, इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। कब करना है इसको अप्लाई, जब चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ही आपके न्यूमेरिकल में यदि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है और चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज को वेरी कर रहा है और डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, तो भी उस कंडीशन में आप पूरा फार्मूला लेके मत चलिए, डायरेक्ट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द
चार्ज, यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, F अपॉन F डैश इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, तो उस समय भी चार्ज अलग है, दोनों चार्ज अलग हैं, फोर्स भी अलग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस पे बेस्ड कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, वो आपको मैं बताता हूं, सॉल्व करना है। जैसे सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सेम चार्ज, सपोज दैट इज प्लस क्यू, दैट इज आल्सो प्लस क्यू, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा रहा है, मीन्स जो नया जो डिस्टेंस है वो d नहीं 3d हो गया। मीन्स सेकेंड कंडीशन में चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो 3d हो गया, तो उस समय हमको फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट देखेंगे चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज को वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। ठीक, F1 फर्स्ट कंडीशन का है, F1 है 9 न्यूटन, F2 हमको फाइंड आउट करना है, R2 सेकेंड डिस्टेंस, सेकेंड कंडीशन का डिस्टेंस 3d, इनिशियल में डिस्टेंस d स्क्वायर, dd कैंसिल हो गया, दैट इज 9 अपॉन F2 इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दीजिए, 9 अपॉन 1, दैट इज F2 इज इक्वल टू 9 9 कैंसिल हो गया, 1 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जैसे इसमें चार्ज को देखिए, इसमें वेरी कर रहे हैं, सपोज 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेस, और एक जो पॉइंट चार्ज है वो Q है, एंड सेकेंड इज 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट चार्ज, मतलब जो सेकेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इससे कितना 5 टाइम्स 5Q है। ठीक, और रिपल ईच अदर, मतलब सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, और इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज F इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल कर रहा है। डिस्टेंस इनके बीच 1 मीटर है, 1 मीटर इज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो हमको ये चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल, दैट इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको यूज करना है। फोर्स कितना है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों चार्ज Q इंटू 5Q अपॉन 1 स्क्वायर, सब ऐसा ही सिस्टम है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। Q स्क्वायर कितना होगा, Q इंटू Q स्क्वायर 1.8 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, सेम आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 9, इसमें से आप 100 दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, 100 निकाल देंगे तो ये हो गया 180, और 100 निकाल दिए तो ये हो गया 10 अपॉन 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज
फोर्जा से जाएगा ये, फोर्जा 4 इंटू 1 0 कम हो गया, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8, ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब इसको क्यू निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 4 का रूट हो गया 2, 10 टू द माइनस 8 तो इसका हाफ कर लीजिए -4, एक चार्ज हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सेकेंड चार्ज इसका 5 टाइम्स होगा 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3, ये सेकेंड चार्ज होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी में सिंपल इस तरह का भी फोर्स आता है, देखिए न्यूमेरिकल आता है, दो पॉजिटिवली आयंस हैं, इनका इक्वल आयन है, मतलब दैट इज क्यू तो दैट इज आल्सो क्यू, एंड डिस्टेंस इज 0.4 नैनोमीटर, ओके। इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 51.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। तो एक तो ये चार्ज निकालना है, दूसरा ये क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द आयन। ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो कितना चार्ज क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, ठीक है, एन निकालना है, क्वांटाइजेशन से आएगा। तो सबसे पहले तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, नहीं तो एन निकलेगा नहीं। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 51.84 10 टू द पावर माइनस 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों सेम है, Q इंटू Q स्क्वायर, R स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16 नैनो को मतलब कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 9, नैनो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 18, 9 टू 18, तो क्यू स्क्वायर निकालिए, क्यू स्क्वायर 51.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको काट लीजिए, 6 5.76 इंटू 0.16 इंटू 10 को सॉल्व कर लीजिए, -9 -9 माइनस 18 10 टू द पावर माइनस 36। अब इसका ये हो गया क्यू स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं 576 रूट होगा 24 का, तो 24 का रूट है, ये 4 का रूट है, तो क्यू निकल सकता है 24 मतलब ये हो गया 2.4, ये हो गया 0.4, अब इसका हाफ कर लीजिए -18, दैट इज 4/10 लिख सकते हैं इसको, 4/10, तो 4 हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 8 और 9.6 अपॉन 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, 4/10 नीचे 10 माइनस 19 कर देगा। ये ऐसा इसलिए कर रहा है -19 क्योंकि जब n निकालेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ आप निकाल लीजिए, Q इज इक्वल टू
एन ई, क्यू कितना है 9.6 इज इक्वल टू एन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो n इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को e से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 16 सिक्सा 96, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तब जाके वो पॉजिटिव चार्ज में वो कन्वर्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन का एक स्टेप थोड़ा सा आगे आ सकता है, ठीक है। इसी में जो डिस्टेंस है जहां नैनोमीटर है वहां एंगस्ट्रॉम भी दे सकता है। तो नैनो में आप कितना रखे हैं, नैनो में 10 टू द पावर माइनस 9, तो एंगस्ट्रॉम यदि दे देगा डिस्टेंस तो आपको एंगस्ट्रॉम को हटाना है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर से। किससे हटाना है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। फर्मी भी दे सकता है, डिस्टेंस क्या दे सकता है, ये सब थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। फर्मी भी देता है, तो इसके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है, 10 में माइनस 15 मीटर। ये सब बहुत लो रेंज का डिस्टेंस होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस मिलता है ये सब, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आएंगे तो इसको आप इनसे हटा देंगे, जैसे मान लीजिए फर्मी दिया है तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम आया है तो 10 टू द पावर माइनस 10, नैनो आया तो 10 टू द पावर माइनस 9, मिली है, माइक्रो है, ये सब की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और है, सपोज दो चार्ज हैं, इक्वल चार्ज है एंड अपोजिट चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का वो फोर्स F लग रहा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो सेम है, डिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें से 25% चार्ज हम दूसरे को दे दिए, फर्स्ट में से 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अदर चार्ज, दूसरे चार्ज को हम इसमें से 25% चार्ज निकालेंगे और इसको दे देंगे, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, तो फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे, वो जो नया फोर्स है उसको रिलेट करना है इस फोर्स से। तो इसमें डिस्टेंस सेम है, पहले देख लेते हैं 25% चार्ज कितना होगा Q का, 25% हटा दीजिए, डिवाइड बाई 100, किसका, Q का, तो 25% चार्ज कितना होगा, दैट इज Q बाई 4। अब इसमें से निकाल रहे हैं, मीन्स इसमें आप इसको निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो नया जो चार्ज होगा उसको निकाल लीजिए, नया चार्ज होगा यहाँ Q माइनस Q बाई 4, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज निकाले आप, कौन सा चार्ज निकाले आप, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वहां गया है तो दैट इज प्लस Q बाई 4, इसमें से निकालेंगे फर्स्ट में से तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और सेकेंड को दे रहे हैं तो दैट इज माइनस Q। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये फर्स्ट चार्ज हो गया 4Q माइनस Q, ये हो जाएगा 3Q बाई 4, दैट इज Q माइनस 4Q अपॉन 4, Q माइनस 4Q अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3Q बाई 4, ठीक है। अब इस कंडीशन में फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर से फार्मूला लगा लीजिए, F इज इक्वल टू, इसमें पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ज में ही आप उसको प्रोपोर्शनल है तो उसको वो कर लीजिए, F
अपॉन एफ डैश, फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट कंडीशन में फोर्स एफ है, इज इक्वल टू दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं। सेकेंड में फिर Q3 इंटू Q4, तो 3Q/4 इंटू 3Q/4, इसको सॉल्व कर लीजिए। Q कैंसिल हो गया, दैट इज 16 अपॉन 9, तो व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश कितना होगा 9F अपॉन 16, ये एफ डैश आपका कैलकुलेट होगा। तो इस तरह का चार्ज ट्रांसफर का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। हाँ, एक तो और सिंपल हम पेंडुलम के भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक पेंडुलम का डेरिवेशन कर सकते हैं। सपोज एक पेंडुलम है, उसका मास कितना है m है और लेंथ l है, सस्पेंड यहां से सस्पेंडेड किया गया है, लटकाया गया है। इस पेंडुलम में चार्ज टोटल q है, ठीक है, टोटल चार्ज q है। अब इस पेंडुलम को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया गया, इंटेंसिटी मान लीजिए E है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज में फोर्स लगाना, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण ये ऊपर की तरफ ई की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है एक पोजीशन में, रिस्टोरिंग फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, उस पोजीशन में जाकर ये रुक जाएगा। सपोज वो पोजीशन ये है, यहां जाकर वो रुक गया, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा। यहां पर एफबीडी बना दीजिए, टेंशन होगा, टेंशन हमेशा बॉडी जिसका एफबीडी बना रहे हैं उससे अवे फ्रॉम टेंशन हो गया। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, सेम लाइन, वर्टिकल से कितना बनाएगा, थीटा। और क्या होगा इस पे, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट उसका mg, और क्या लग रहा है, ई के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, QE, ई के डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, QE, ये फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ई। इसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो रिजॉल्व करेंगे तो ये हो गया वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस। जिस तरफ थीटा है उस तरफ कॉस प्रोडक्ट आएगा, कॉस फैक्टर आएगा, कोसाइन फैक्टर लिख लीजिए t cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा t sin थीटा। ये रिजॉल्व हो गया, t cos थीटा है t sin थीटा, t sin थीटा रिस्टोरिंग का काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे तो ये t sin थीटा के कारण फिर से अपने मीन पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। t cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया t cos थीटा इज इक्वल टू mg। सेकंड इक्वेशन हो गया t sin थीटा इज इक्वल टू QE। इसमें दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। t स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये फार्मूला बन गया टेंशन निकालने का, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल निकल सकता है t sin थीटा अपॉन t cos थीटा
साइन थीटा दैट इज क्यू ई अपॉन एन जी, साइन थीटा अपॉन टी टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एन जी। ये पेंडुलम बेस्ड न्यूमेरिकल इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वो न्यूमेरिकल जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज इतना ही लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल लेंगे। थैंक यू।